आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, कृपया गौर से समझने की कोशिश करें। आज के वीडियो के बेस पर आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। मेरा मकसद आप सभी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में हो सके उतनी जानकारी प्रदान करना है, जिससे आप सब खुद की इंजरी को समझ के खुद को रिकवर कर सके। एक्सरसाइज पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में करें। दोस्तों, आज हम गेट के रिगार्डिंग जानेंगे और गेट के रिगार्डिंग भी हम व्हील स्ट्राइक के रिगार्डिंग जानेंगे। उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, थोड़ा काइनेटिक पोटेंशियल वो सब भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन गेट क्या होता है? तो गेट होता है कि भाई हमारे एक चलने की पैटर्न होती है जो हमारे लोअर लिम्ब से हम जैसे चलते हैं, इसमें हम ख्याल रखते हैं कि हमारा ये ना अपर जो बॉडी होता है, जैसे कि हेड, आर्म और ये ट्रंक, वो तीनों को सिंक्रोनाइज तरीके से, कोऑर्डिनेट तरीके से और उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम चलते हैं, उसको तीनों को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा गेट बहुत ही अच्छा मेंटेन रहे। अब हमारा जब गेट होता है उसमें दो फ्रेज आते हैं, एक स्टांस फेस आता है और एक स्विंग फेस आता है। अब स्टांस फेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ये पैर होता है, यानी एक लिम्ब होता है, वो जमीन से जुड़ा होता है, यानी कि हमारा जब जमीन से पैर जुड़े होते हैं उसको स्टांस फेस कहा जाता है। और जब हमारा पैर एक हवा में होता है और ये कॉन्ट्रालेटरल लेग, यानी कि ये ऑपोजिट जो लेग है उस पर जमीन से जुड़ा होता है। तो और जो स्विंग फेस है वो हील स्ट्राइक की ओर एडवांस करता है और कॉन्ट्रालेटरल लेग पर बॉडी का पूरा वेट आता है। गेट की एक साइकिल होती है जो हील स्ट्राइक से लेकर दोबारा हील स्ट्राइक जब आती है तो उसकी एक साइकिल बन जाती है। तो वो साइकिल में क्या होता है, स्टांस फेस जो होता है वो 60% कवर करता है और हमारा जो स्विंग फेस है वो 40% कवर करता है। तो चलिए हम गेट के रिगार्डिंग थोड़ा बताता हूँ। गेट साइकिल में हमारा पहला स्टेप होता है हील स्ट्राइक, दूसरा स्टेप होता है हमारा फ्लैट फुट, तीसरा स्टेप होता है हमारा मिड स्टैंड, चौथा स्टेप होता है हमारा हील ऑफ, पांचवा स्टेप होता है हमारा टो ऑफ, छठा स्टेप होता है हमारा इनिशियल स्विंग यानी एक्सेलरेशन, सातवां स्टेप होता है हमारा मिड स्विंग और आठवां स्टेप होता है हमारा डिसलरेशन यानी टर्मिनल स्विंग। ये गेट साइकिल की एक नॉर्मल इमेज है जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो पहला पार्ट है वो वेट एक्सेप्टेंस का है, जिसमें हील स्ट्राइक से फ्लैट फुट की प्रोसेस होती है और उसमें हमारा लोअर लिम्ब पूरा बॉडी वेट बियर करता है। अब दूसरा पार्ट है सिंगल लिम्ब सपोर्ट, जिसमें मिड स्टैंड से टॉप की प्रोसेस होती है और हमारे उस लिम्ब पर पूरा बॉडी वेट आता है। और तीसरा पार्ट है लिम्ब्स एडवांसमेंट, जिसमें इनिशियल स्विंग से टर्मिनल स्विंग की ओर हमारे लिम्ब्स बढ़ते हैं, यानी कि हील स्ट्राइक के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। हील स्ट्राइक में लेग की क्या पोजीशन होती है और कौन से मसल यूज होते हैं और कौन से मसल सपोर्ट करते हैं, चलिए अब जानते हैं। हील स्ट्राइक में हिप की फ्लेक्शन में पोजीशन होती है और पेल्विक का जो इनोमिनेट बोन आता है, जिसमें इलियम, इसियम, प्यूबिस और सैक्रम वो सारे जॉइंट्स होते हैं, वो भी पोस्टीरियर रोटेट करते हैं। हील स्ट्राइक में हिप की पोजीशन फ्लेक्शन में होती है, नी की पोजीशन एक्सटेंशन में होती है, एंकल की पोजीशन डॉर्सीफ्लेक्स में होती है और फुट की पोजीशन इन्वर्टेड में होती है जब वो फ्लैट फुट करने वाला होता है। अब हील स्ट्राइक में हमारे फुट और एंकल को जो 2 मसल कंट्रोल करते हैं वो टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर होते हैं। वो दोनों आइसोमेट्रिक कंडीशन में एंकल और फुट को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे जब वो फ्लैट फुट होने वाला होता है, नेक्स्ट टेंस में जाने वाला होता है, प्रोनेशन में जाने वाला होता है, तब वो अपने आप को इसेंट्रिक में लेंथन करते हैं। अब हील स्ट्राइक में टिबियालिस एंटीरियर जो हमारे फुट और एंकल को कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं वो पैरेलस लॉन्गस से अटैच होता है, तो पैरेलस लॉन्गस भी एक्टिव होता है। जो पैरेलस लॉन्गस मसल जो हमारे नी से आता है, उसके साथ साथ बाइसेप फीमोरिस भी अटैच होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। और बाइसेप फीमोरिस जो इशियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं सैक्रल ट्यूबरस लिगामेंट, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में होते हैं। हील स्ट्राइक में जब हिप हमारी फ्लेक्स पोजीशन पर होती है तो उसके प्राइम मसल पीसोएस, इलियाकस और रेक्टस फीमोरिस एक्टिव मोड पर होते हैं। हिप के फ्लेक्शन में एडक्टर के कुछ प्रोमिनेंट मसल भी काम आते हैं, जैसे पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और एडक्टर मैग्नस। हिप के फ्लेक्सर मसल के साथ साथ लेग के एक्सटेंशन मसल भी एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, जैसे रेक्टस फीमोरिस, वास्टुस लेटरालिस, वास्टुस इंटरमीडियस और वास्टुस मीडियालिस। इससे हमें इतना तो पता चला कि आपकी सिंगल मूवमेंट भी अगर अच्छे से होने लगती है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी में आने वाले सारे मसल एक्टिव मोड पर आ जाते हैं। अभी हम रोलर कोस्टर के एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि काइनेटिक्स क्या होता है,
पोटेंशियल क्या होता है। अगर काइनेटिक अच्छे से आने लगते हैं, यानी कि अगर आपका मोशन यानी मूवमेंट अगर अच्छे से होने लगते हैं तो उससे आपका पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर आपका पोटेंशियल अच्छे से बढ़ता है तो आपके मसल में पावर आता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि काइनेटिक्स और पोटेंशियल की क्या अहमियत है हमारे मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाने में। दोस्तों, आपने इस तरह का खिलौना देखा होगा जो लॉन्चर का बटन दबाते ही कार अपना लूप कंप्लीट करती है और सामने वाले ऑब्स्टेकल को टकरा जाती है। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है। इसमें एनर्जी लगती है, और आपने रोलर कोस्टर को देखा होगा, ये इसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इस लॉन्चर में रबर बैंड आता है और इसमें 4 तरह की अलग अलग स्पीड पाई जाती है। अब हम इस खिलौना में 1 नंबर की स्पीड ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो लॉन्चर से हमने 1 नंबर की स्पीड दबाई और हमने किया तो वो लूप अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। स्लो मोशन में भी आप देख सकते हो। अब हम 2 नंबर की स्पीड ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने लॉन्चर का बटन दबाया और दोबारा भी कार अपनी स्पीड कंप्लीट नहीं कर पाई। अब 3 नंबर की स्पीड ट्राई करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि पूरा लूप कंप्लीट कर पाई है। अब 4 नंबर की स्पीड पर वो बहुत ही कंफर्टेबली अपनी स्पीड कंप्लीट कर पाता है। अब इस सारी प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लागू होता है, जिसमें कहते हैं कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जाती, ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जाती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता होगा कि एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में पाई जाती है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इस तरह से दुनिया में बहुत सारी एनर्जी पाई जाती है। चलिए हम एनालाइज करते हैं कि इस टॉय में कितने तरह की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। जब हम लॉन्चर का रबर बैंड पुल करते हैं तो उसमें किस तरह की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको बता दूं कि जब ये रबर बैंड स्ट्रेच हो रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। सही मायनों में इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। इस खिलौना में जब भी हम लॉन्चर बटन प्रेस करते हैं तो रबर बैंड में रही इलास्टिक एनर्जी कार के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। जब हम लॉन्चर बटन प्रेस करते हैं तो कार के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है, तो कार के अंदर कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि कार मोशन में होती है। जब कार मोशन में होती है और लूप के बीच में जाती है तो उसमें कौन सी तरह की एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि कार मोशन में होती है तो उसमें ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कार टेबल के सरफेस से ऊपर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाती है। अब कार मोशन में है इसलिए काइनेटिक एनर्जी, और टेबल के सरफेस से ऊपर है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड होती है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। जब ये कार रूफ के टॉप पर आती है तो इसमें कौन सी एनर्जी लागू होती है? क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है या पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है? अब इसमें एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जब कार रूफ के टॉप पर होती है, यानी कि वो टेबल के सरफेस से ऊपर होती है, तो उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी तो होती है। अब आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, लेकिन आप इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं कि जब कार टॉप पर होती है तो क्या उसकी कार की स्पीड 0 में होती है? अगर वो कार की स्पीड 0 होगी तो वो क्या होगी, वो कार गिर जाएगी। अब ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए कार में स्पीड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कार की वेलोसिटी 0 के ऊपर है तो ही कार पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगी। इसलिए हमें पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक दोनों एनर्जी की ज़रूरत है, और पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। अब कार सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए नीचे आती है तभी भी उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी मौजूद होती है। अब जैसे जैसे कार नीचे आना शुरू होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा कम होगी। ठीक वैसे ही जब कार लूप के ऊपर होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और काइनेटिक एनर्जी की कम। अब कार सर्कुलर मोशन से बाहर निकल जाती है तो उसमें कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ही मौजूद होती है, क्योंकि कार टेबल के सरफेस के ऊपर नहीं है इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही मौजूद होती है। और काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो कार अभी भी मोशन में है, और अब कार सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करके ये ब्लॉक को हिट करती है तब इसमें कौन सी एनर्जी मौजूद होती है। अब जब कार चल रही थी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, और जैसे ही कार
ब्लॉक को टकराती है तो उसमें साउंड और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इससे हमें ये समझ में आया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। दोस्तों, मैंने अभी आपको पोटेंशियल के रिगार्डिंग बताया, काइनेटिक्स के रिगार्डिंग बताया। तो अगर काइनेटिक्स ठीक से नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल आना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग आइसोमेट्रिक की एक्सरसाइज करते हैं। मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको 2-3 बार देख लेना, तो ये थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ जाएगा कि विदाउट काइनेटिक्स आप पोटेंशियल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आपके मूवमेंट नहीं है, जैसे ये पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है, इस तरह से कोई मूवमेंट नहीं है, और आप सीधा चलने के, यानी कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जाना चाहते हो। जैसे रोलर कोस्टर में आपने दिखाया था कि भाई वो गाड़ी जैसे ऊपर जाना चाहती है तो उसमें स्पीड जाना होना बहुत जरूरी है। तो इसी में भी जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको जाना है तो ये पैरों में कम से कम वेट के साथ इस तरह से 2-3 किलो के साथ होना बहुत जरूरी है, तो ही ये पैर आपका आगे जा पाएगा, वरना वो जा नहीं पाएगा। मैंने यही बात इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताई है, आप सुन लीजिए। अगर ये आपको कम से कम 100 से 200 बार कंटिन्यू होगा, 100 टाइम ऐसे ये आप कर पाओगे, 1 किलो के साथ कर पाओगे, तो ये अपने आप ही उठ जाएगा। इसको उठाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट करोगे नहीं उठेगा। लेकिन अगर ये वाला कि भाई आप ये फ्लेक्शन, हिप का फ्लेक्शन जैसे मुड़ के कर रहे हो, ये 100 से 200 बार करा तो ये अपने आप ही उठ जाएगा, आपका सीधा उठना चालू हो जाएगा। फिर इसमें आपको 1 किलो के साथ, 2 किलो के साथ, 3 किलो के साथ, तो भाई ये देखिए काफ़ी अच्छा पावर है, यानी फ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो वॉकर से वो बंदा चल ही पाता है जिनका फ्लेक्शन में दिक्कत नहीं है, तो उनका पैर उठता है तो वॉकर से वो चल पाएगा। ये करो तो जिनका ये उठ रहा है कि वो उठेगा वो कर पाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बहुत लोगों को लगता है कि पैर आगे पीछे होते हैं तो वो बंदा इजीली चल पाएगा, क्योंकि हमें बॉडी वेट के साथ चलना होता है, इसलिए बहुत ही मुश्किल होता है। हम पैर आगे पीछे ऊपर नीचे होते तो भी हम वॉकर के साथ ही चल पाते हैं, क्योंकि हमें और भी मसल ग्रुप एक्टिव करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल के जरिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कार को धक्का देना आसान होता है, इसमें आप देख सकते हो कि एक छोटा बच्चा कार को धक्का दे रहा है, लेकिन कार को उठाना है तो उसमें बहुत सारी ताकत चाहिए, बहुत सारा पोटेंशियल चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि सुनील शेट्टी ने कार को उठाया है, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा पोटेंशियल चाहिए कार को उठाते वक्त। अभी ये दूसरा एग्जाम्पल है कि ये डम्बेस है, इसको मैं ऐसे धीरे धीरे ले जाना चाहता हूं तो बहुत ईजी पड़ेगा, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। लेकिन मैं अगर इस तरह से ले जाना चाहता हूं, इसको ऐसे उठाना चाहता हूं, तो ये बहुत टफ पड़ेगा। छोटा बच्चा होगा वो आपको इस तरह से करके दिखा देगा, बहुत सारे बच्चे, लेकिन वो उठा नहीं पाएगा। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे इस तरह से उठा नहीं पाएगा। ये 10 केजी का डम्बल से तो ये इस तरह से नहीं उठा पाएगा। तो ये ऐसे हिलाना बहुत आसान होता है, लेकिन उठाना मुश्किल होता है। तो आपके लिए भी वही चीज यहाँ पर भी हम यही चीज लागू होती है कि भाई आपका पैर को हिलाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको उठाना, जैसे कि पैर को उठाना है, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारा पोटेंशियल चाहिए, और उसमें भी आपके वेट के साथ अगर उठाना है, जैसे कि ये आपका एक पैर आगे ले जाना है, जैसे ऐसे वेट के साथ, तो इस पैर पर ऑलरेडी पूरा बॉडी का वेट आएगा ही आएगा। तो ये जब बॉडी का वेट आएगा पूरा, तो ये इस तरह से आगे ले जाना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो आप बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे जाकर जैसे मैंने अपने हिल स्ट्राइक के सारे मसल के रिगार्डिंग आपको बताया है, अब आगे जाके मैं आपको मिड स्टैंड के बारे में बताऊंगा। फिर आपको पीछे की ओर जैसे हील ऑफ आएगा, टो ऑफ आएगा, फिर प्री स्विंग आएगा, मिड स्विंग आएगा, फिर वो डिसेलरेशन की ओर जाएगा, फिर वापस हील ऑफ, उसमें सारे बहुत सारे मसल का ग्रुप यूज होता है। तो वो धीरे धीरे हम वो सारी बातें करेंगे जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची।